स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में ये हमारा लेसन 3 का दूसरा वीडियो है जो है विभव तथा धारिता चैप्टर से। इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था विभव तथा विभवांतर, इन दोनों टॉपिक को क्लियर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझेंगे। क्या है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे ईवी भी कहते हैं। यह है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक होता है। यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक है। तो इसे किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का वह मात्रक है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की वह मात्रा है, ऐसा लिख सकते हैं, ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त होती है। जो 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त होती है। यानी कि 1 वोल्ट किसे कहेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहेंगे? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की वह मात्रा है, उस मात्रा को कहेंगे जो 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त होती है। तो 1 वोल्ट विभवांतर यानी कि 1 ईवी इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणे में जो त्वरित होगी विभवांतर की मात्रा। तो 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त होती है, तो इसे क्या कहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इतना हो जाएगा। और कितना? 1 वोल्ट विभवांतर हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ इतना क्या किसका मान है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक किससे भी बड़ा होता है? ये किस में होगा? जूल में होगा। किस में होगा? ये जूल में। इससे भी बड़े मात्रक की अगर बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बड़ा मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बड़ा मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बड़े मात्रक की अगर बात करें तो इसका जो बड़ा मात्रक होता है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा 10⁻³ वोल्ट के बराबर, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 1.6 × 10⁻⁹ में, तो कितना हो जाएगा? कितना जूल हो जाएगा? जूल में ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो ये हो जाना है 1.6 × 10⁻⁹ पहले से है, अब 3 इसमें से क्या हो जाएगा?
ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे अपने आप घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, कितना हो जाएगा 16 हो जाना है। 16 क्या जूल में हो गया। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, ये किलो वोल्ट में था, ये किस में हो गया जूल में। अब अगर बात करें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जूल में चेंज करेंगे तो 10⁻−19 में से क्या होगा 6 ऐड करेंगे तो घट जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है 1.6 × 10⁻, माइनस कितना होगा 19 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होता है 13, यानी कि -13 का जूल हो जाएगा। अब क्या आता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁹9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। 10⁹9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 × 10⁻9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 में से कितना हो जाएगा 10⁻−10। कितना हो जाएगा 10 जूल। तो ये हो गया इनमें 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में चेंज करेंगे 1.6 × 10⁻−19 जूल। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻−13 जूल। और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा कितना होता है 10⁹9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जूल में चेंज करेंगे 1.6 × 10⁻10 जूल होता है। अब बात करें बिंदु आवेश के कारण विभव की, तो बिंदु आवेश के कारण कैसे विभव निकाला जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखते हैं निकाल के। आगे है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁹9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁹9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको जूल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻। अब 19 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है -10 जूल। तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, कितना जूल होता है 1.6 × 10⁻10 जूल। अब देखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। क्या निकालना है हमको, बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण हमको विभव ज्ञात करना है। मान लिए ये जो बिंदु आवेश है वो क्या है, क्यों है, जिसे स्रोत आवेश कहा जाता है। क्या कहेंगे इसे, स्रोत आवेश। विद्युत क्षेत्र जो बनाता है वह क्या है, स्रोत आवेश है। यहाँ कहीं पर है P बिंदु, इसके कारण इस P बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है, जो कि इससे कितनी दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है। तो विभव किसे कहते हैं, किसी परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो इसके कारण हमको P बिंदु पर ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो अनंत से लाना पड़ेगा क्या, परीक्षण आवेश Q0 को लाना पड़ेगा अनंत से इसमें बिंदु पर। तो इसमें क्या लिखेंगे, W कार्य करना पड़ता है अनंत से लाने के लिए। तो इसमें लिखेंगे, माना बिंदु आवेश Q के r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। माना
Q से R दूरी पर स्थित P बिंदु पर विभव की गणना करनी है। क्या लिखेंगे? माना किसी बिंदु P से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु Q से R दूरी पर स्थित P बिंदु है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करनी है? विभव की गणना करनी है। इसलिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? अनंत से एक धन परीक्षण आवेश को लाना पड़ता है। तो लाने में किया गया कार्य की गणना करनी पड़ेगी, जिसके लिए क्या लिखेंगे? जिसके लिए एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य की गणना करनी होगी। सबसे पहले किए गए कार्य की गणना करेंगे तो हम विभव की जो फार्मूला है उसको निकाल चुके हैं। विभव का फार्मूला क्या निकला था? विभव किसे कहते हैं? अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो कार्य करना पड़ता है किसको लाने में? परीक्षण आवेश को। तो यही क्या हो जाता है? P बिंदु पर हमको गणना करनी है तो उस बिंदु का क्या होगा? विभव कहलाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब थोड़ा सा हमको यहाँ अनंत से यहाँ तक लाएंगे तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालने का मतलब है कि हम क्या निकालेंगे? इसको मान लेते हैं एक अनंत दूरी से ला रहे हैं किसी बिंदु को, सीधा सीधा मान लेते हैं ये है Q। इसकी पूरी लंबाई मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब हमको लाना है परीक्षण आवेश को यहाँ तक। तो ये क्या है? परीक्षण आवेश Q0 है। Q0 है, ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। धन आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो या इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इस पर बल जो लगेगा, बल किधर लगता है? अपोजिट साइड लगेगा, यानी कि F जो कार्य करेगा इधर कार्य करेगा। तो F बराबर हम कूलाम का नियम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि दो बिंदु आवेश हैं। तो कूलाम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, यहाँ कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा? कूलाम का नियम जो बल लगेगा इस पर कितना लगेगा? दो बिंदु आवेश हैं। क्या है? कूलाम का नियम होता है K कांस्टेंट लगता है। K या Q1 Q2 जो Q है और Q0 है अपॉन बीच की दूरी क्या है? x है, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे इसको खसकाते हैं, इसकी विपरीत दिशा में हमको कार्य करना पड़ता है। ये इसको उधर ढकेल रहा है लेकिन हमको इधर ढकेलना है, तो इधर ढकेलते हैं तो ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। विपरीत दिशा में कार्य होता है तो मानते हैं कितना विस्थापन होता है? dx विस्थापन, अल्प विस्थापन। तो यहाँ लिखेंगे माना Q0 आवेश का विस्थापन dx है। तो किया गया कार्य इसका क्या हो जाएगा? तो किया गया कार्य इसका हो जाएगा, माना Q0 आवेश का विस्थापन क्या है? dx है। किया गया कार्य हो जाएगा W इज इक्वल टू कितना विस्थापन किया गया? dx विस्थापन, थोड़ा सा बहुत अल्प विस्थापन किया गया कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, F गुणे dx, F इंटू dx।
कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ देखेंगे अब इसका जो है अल्प विस्थापन हुआ है, अल्प विस्थापन हुआ है यानी कि अल्प कार्य हुआ है, तो dw कार्य हुआ है। कितना कार्य हुआ है? dw कार्य हुआ है। कितना कार्य हुआ है? dw। अब dw का अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये w कुल कार्य निकल आता है। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या निकल आता है? कुल कार्य निकल आता है। यानी कि dw जो अल्प कार्य हुआ है इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो कार्य होगा W इज इक्वल टू dw का मान रखेंगे। dw यहाँ पर क्या है? F इंटू डी एक्स। F इंटू डी एक्स में F की वैल्यू क्या है? यहाँ पर F का मान है हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक्स के सापेक्ष समाकलन होता है और हमको कहाँ से कहाँ तक करना है? अनंत से लाना था। कहाँ तक? कुछ दूरी पर, यानी कि x दूरी पर लाया गया है, लाना था कहाँ तक? r दूरी पर। तो यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट की आवश्यकता होती है पूरे का निकालने के लिए। तो यहाँ लोअर लिमिट यानी कि अनंत से लाना है कहाँ तक? r दूरी तक। कहाँ तक? r दूरी तक। तो यहाँ पर हो जाना है, ये जितना कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, के क्यू इंटू क्यू नॉट। बाहर होता है इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट r1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 अपान एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है एक्स की पावर -2 भी। अब इसका समाकलन करते हैं तो x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर देखेंगे इसका समाकलन करेंगे तो के क्यू नॉट हो जाएगा इनफाइनाइट से लेकर r तक। यहाँ पर करेंगे x -2 प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 प्लस 1 यानी n प्लस 1। अब यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो कार्य होगा वो हो जाएगा के क्यू नॉट इनफाइनाइट से लेकर r तक। अब -2 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? x पर -1 अपॉन में यहाँ देखेंगे जो कार्य किया गया है इसके विरुद्ध किया गया है, इस बल के विरुद्ध कार्य किया गया है तो माइनस में कार्य लेते हैं। किसमें? f का मान लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो माइनस के नाते ये क्या हो जाएगा? यहाँ भी माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये बल जो क्यों है वो उधर लगा रहा है, परंतु हम लोग इसके विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं तो बल किस में होगा? माइनस में होता है। तो f का मान किस में हो जाएगा? माइनस में होगा। f का मान माइनस में माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है -2 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ भी क्या बचेगा? -1 बचेगा। अब ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, गुणा और भाग में है तो ये माइनस से ये माइनस कट जाता है। के क्यू नॉट ये हो जाता है। अब इसका क्या हो गया? समाकलन। समाकलन हो जाने के बाद ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट इस तरह से लिख दी जाती है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये माइनस में घात है तो इसको 1 अपॉन एक्स इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक बार रखते हैं अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, यह नियम होता है मैथमेटिक्स का। तो के क्यू इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 1 अपॉन में r माइनस में 1 अपॉन में इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का अर्थ है 1 अपॉन में 0, 1 अपॉन में 0 होता है इसका। तो 1 अपॉन में 0 रखेंगे, 0 ऊपर जाएगा यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर बचा कितना? सिर्फ 1 अपॉन में r। तो यहाँ पर हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में r।
ये कितना हो गया, किया गया कार्य। क्या हो गया, ये किया गया कार्य पूरे के द्वारा इस बिंदु को इतनी विस्थापित करने में, यहाँ तक लाने में किया गया कार्य कितना हो गया, W इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में आर। अब देखेंगे विभव की से कहते हैं P बिंदु पर विभव की गणना करनी है, तो इसका वैल्यू हम इसका मान यहाँ पर रख सकते हैं। तो निकालेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो P बिंदु पर विभव निकल के क्या आएगा, W की जगह पे क्या रखना है, के क्यू नॉट अपॉन में R, और क्यू नॉट अपॉन में पहले से ही है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट हो गया कैंसिल, तो P बिंदु पर विभव आ गया के क्यू अपॉन में R। तो P बिंदु पर विभव कितना आ गया, के क्यू अपॉन R। अब देखेंगे के क्यू क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ये इसके किसके हो गया, प्रोपोर्शनल में 1 अपॉन R के। इसका हम अगर ग्राफ खींचना चाहें तो यह क्या दर्शा रहा है, P बिंदु पर विभव प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R के, तो ये हो गया P, ये हो गया 1 अपॉन में R, तो इसका ग्राफ ये बन के आएगा VP 1 अपॉन R के, क्योंकि यह व्युत्क्रमानुपाती है किसके, R के। 1 अपॉन R में करेंगे तो सीधा बनेगा, R में करेंगे तो 1 अपॉन R इस तरह से बन के आएगा परवलय। ठीक है, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।